बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मन रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम तर बच्चे खैरियत से होंगे। मैं आज, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपसे माई स्टडी कैम्प के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। तो आज आपका बायोलॉजी का पहला लेक्चर होगा बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स। ठीक है, पहला लेक्चर एंजाइम्स रखने की वजह बच्चों ये थी कि मैं आपको पता है अक्टूबर में थोड़ा स्लो चलना चाह रहा हूँ और एंजाइम्स एक छोटा चैप्टर है, ठीक है, लेकिन हम इसमें पूरा एंजाइम चैप्टर कवर नहीं करेंगे। हम उसका ऑलमोस्ट मेजर पोर्शन कवर कर जाएंगे और जो रह जाएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोग बस चलते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करें, अल्लाह ताला आपके हामी व नासिर हों। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, एंजाइम्स बेसिकली है क्या? तो मैं जैसे जैसे हेडिंग्स लिखूंगा आपने उसको वैसे ही राइट करते चले जाना है बच्चों, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी एक रफ डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है एंजाइम की? तो एंजाइम्स बेसिकली क्या है? दीज आर बायोमोलेक्यूल्स। व्हाट आर बायोमोलेक्यूल्स? यू नो व्हाट आर बायोमोलेक्यूल्स? बायो मतलब लाइफ, मोलेक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया बारीक, हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं थिक। ओके, अच्छा, बायो मतलब लाइफ एंड मोलेक्यूल मतलब मॉलिक्यूल, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। तो बायो मोलेक्यूल है ये, और ये करता क्या है? इट इज यूज्ड एज अ कैटालिस्ट, यूज्ड एज अ कैटालिस्ट, ठीक है। अब कैटालिस्ट क्या होता है? केमिस्ट्री में आप कैटालिस्ट पढ़ते हैं। कैटालिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, जो रिएक्शन को क्या कर देता है? लेवन कर देता है, जो रिएक्शन को क्या कर देता है? तेज कर देता है बच्चों। और आप ये देखें कि ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, लेकिन ये कंज्यूम नहीं होता, ठीक है। सॉरी, कंज्यूम लिख दिया मैंने, या नॉट कंज्यूम आएगा, ठीक है, कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये बगैर कंज्यूम हुए इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हर चीज सेम रहती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि हमें बेसिकली एंजाइम रिक्वायर क्यों है। अच्छा तो बच्चों, अब मैं आपको एक एनालॉजी बताने लगा हूं बहुत मजे की, कि एक्चुअली में बेसिकली हम एंजाइम्स की हमें जरूरत क्यों है। बेसिकली एंजाइम करते क्या है बच्चों? तो ये आप देख लें कि दिस इज अ माउंटेन, ठीक है, और दिस इज मी। अब मुझे इस माउंटेन को क्रॉस करना है बच्चों। अब मैं अगर इस रास्ते को इख्तियार करूं, दिस इज अ लेंथी वन, टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, वक्त ज्यादा लगेगा, और मेरी मंजिल बच्चों ये है, दिस इज माय डेस्टिनेशन, ठीक है। जैसे आपकी मंजिल एमडी कैट है, अब आपने उसको शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से तैयार करना है, ना कि आप ये पूरा रास्ता कवर करेंगे। अगर पूरा रास्ता कवर करेंगे तो आपको उधर पेपर में सॉल्व करते वक्त टाइम इतना लग जाएगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी। हम उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको समझाएंगे, ठीक है बच्चों। यहां से स्टार्ट होकर मुझे यहां तक आना है। अगर मैं ये रास्ता इख्तियार करूं, टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर मैं यहां से ये एक नया रास्ता बनवा लूं और मैं चुप करके यहां से यू आ जाऊं, तो कितना इजी होगा मेरे लिए, ठीक है। बेसिकली मैं इस पहाड़ को हमेशा पढ़ता हूं, ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, आपने कुछ चीजें याद रख लेनी है कि अगर मैं ई ए लिखूं तो इसका मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी। व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर बच्चों मैं लिखूं आर एक्स, इसका मतलब होता है रिएक्शन। आर एक्स का मतलब क्या होता है? रिएक्शन। ये शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनसे मैं अपना लेक्चर जल्दी लिख सकूंगा, आपको ज्यादा देना है कम टाइम के अंदर, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम। जब एंजाइम क्या है? एंजाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। और ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी ही है, लेकिन ये क्या है? जब एंजाइम आपके पास है, एंजाइम की मौजूदगी में, तो एंजाइम बेसिकली क्या करता है? ये लॉर कर देता है किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को। पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा थी, बाद में कितनी रह गई? बस ये थोड़ी सी रह गई। तो बेसिकली ये क्या करता है आपके पास? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है बच्चों। क्या कर देता है? कम कर देता है। नेक्स्ट थिंग इज एटामोलॉजी। बेसिकली एटामोलॉजी में आपको हर वर्ड की पढ़ाता हूं, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड आया कहां से है, ताकि आपको इसको याद रखने में क्या हो? आसानी हो बच्चों। बेसिकली हम इनको दो हम इसके ओरिजिन कह सकते हैं। एक तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, लेवेंड, वो वर्ड लेवेंड है।
यानी 11, मैंने आपको स्टार्ट में बोला है कि ये क्या कर देता है, रिएक्शन को 11 अप कर देता है, 11 कर देता है। 11 का मतलब होता है बढ़ा देना। तो ये ग्रीक वर्ड 11 है, तो उसका कह सकते हैं आप ये तर्जुमा है, ठीक है। एक तो ये है, दूसरी जो एक्चुअल इसके मीनिंग है ना, ये तो हमें एक वैसे कह सकते हैं आप बताया जाता है, लेकिन जो इसका एक्चुअल है वो है एन मीन्स इनसाइड। ये तो आप सब जानते हैं कि एन का मतलब क्या होता है, इनसाइड। एंड जायम हम किसे पढ़ते हैं, जायम। याद करें जायमोलॉजी, एंजाइम। कहां पर हमने ये वर्ड पढ़ा हुआ है, जायम, यीस्ट में पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें कहां पर पाए गए थे, ये हमें यीस्ट के अंदर मिले थे फर्स्ट टाइम, इसीलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, एंजाइम, यानी इनसाइड द यीस्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थिंग, आप नेक्स्ट थिंग की तरफ आ जाएं, वो आपके पास है डिस्कवरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कवरी। अब इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले आए लुई पास्चर साहब। कौन, लुई पास्चर। अच्छा, अब बच्चे इसको लुइस पास्चर पढ़ते हैं, एक्चुअली वर्ड इज लुई पास्चर, बिकॉज ये फ्रेंच वर्ड है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज होती है, ठीक है। अब लुई पास्चर जो थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सबसे पहले नोटिस किया कि फर्मेंटेशन जो होती, क्योंकि आपको पता है कि ये फर्मेंटेशन में माइक्रोबायोलॉजी में इनका बड़ा नाम है, ठीक है। तो जो फर्मेंटेशन थी ना, उन्होंने नोट किया कि ये कौन करवाता है, ये करवाता है यीस्ट। कौन, यीस्ट। और उन्होंने जो सब्सटेंस यीस्ट रिलीज करके फर्मेंटेशन करवाता है उसको नाम दे दिया फर्मेंट्स का, ठीक है। अब ये बात आप लोगों के लिए न्यू होगी, ये याद रख लीजिएगा कि लुई पास्चर ने इनको क्या नाम दिया, फर्मेंट्स का नाम दिया। फिर आए पाइन, नेम इज पाइन एंड परसोज। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट पढ़ी जाती हैं, वो मैटर नहीं करता, हम अपने टॉपिक पर रहते हैं, परसोज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, ये इन्होंने 1833 के अंदर पहला एंजाइम डिस्कवर किया। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर्ड बाय देम, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था पहला एंजाइम, ठीक है। और उसका नाम क्या था, उसका नाम था डायास्टेज रखा गया, उसका नाम क्या रखा गया, डायास्टेज। अच्छा, अब आप लोगों से कोई पूछे कि फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम वाज डायास्टेज, किस में पाया गया था, उसको हम कहते हैं जाइमेज कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, जाइमेज कॉम्प्लेक्स में फर्स्ट एंजाइम जो आपका डिस्कवर हुआ था ना बच्चों, वो कहां पर पाया गया था, वो बेसिकली आपको मिला था जाइमेज कॉम्प्लेक्स में। और आपके पास जाइमेज कॉम्प्लेक्स कहां से आता है, सोचें, यीस्ट से हमने निकाला था जाइमेज कॉम्प्लेक्स को, और ये काम किया था एक साइंटिस्ट ने, एडवर्ड बुचनर ने। लेकिन ये आपके लेवल की चीज़ नहीं है ना, आपको इसकी ज़रूरत है, इसको मत लिखिएगा। नेक्स्ट थिंग आ जाता है कि कोहनी ने क्या किया, फुल नेम है इंसान का विलियम कोहनी। अब इसको कोहने भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता। अच्छा, अब इसने क्या किया, ये इस बंदे ने 1877 में ये बताया, जो इसने जो टर्म थी ना, कॉइन दिस टर्म, उसने ये जो एंजाइम की टर्म थी वो उसने हमें दी थी, किसने, विलियम कोहने ने, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। पेज फिनिश हो गया तो नेक्स्ट पेज ऐड कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब विलियम कोहनी ने हमें बताया कि ये टर्म होती है एंजाइम नाम से, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, एक और, अब ये जो साइंटिस्ट का मैं नाम लिखने लगा हूं ना, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा एमसीक्यू आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समनर आप लोगों की बुक्स में नहीं लिखा हुआ, ये एक इंडियन बुक है। इंडिया में आपको पता है, जैसे पाकिस्तान में एमडी कैट होता है, इंडिया में नीट एग्ज़ाम होते हैं, एम्स होते हैं, जेई होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं। अब इंडियन बुक के अंदर इसका जिक्र मुझे मिला था और मुझे लिटरली लगा कि मुझे ये बच्चों को बताना चाहिए। तो आप याद रखें कि आपको पता है कि एंजाइम्स का नेचर क्या होता है, एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, मोस्टली, नॉट ऑल बट मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, ठीक है। ये किसने बताया था कि प्रोटीनिशियस होते हैं, ये हमें समनर ने बताया था। समझ आ गई बच्चों बात, ये किसने बताया था आपको कि प्रोटीनिशियस होते हैं, समनर ने बताया था। और वो उस वक्त किस जो था
चीज़ पे काम कर रहा था, तो वो बेसिकली एक एंजाइम पे वर्क कर रहा था जिसका नाम था यूरिएज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा एंजाइम था जिसमें हमने डिस्कवर किया था कि एंजाइम्स प्रोटीनिशियस इन नेचर होते हैं, कौन से एंजाइम पे काम करते हो, ये बात पता चली थी, तो आप लोगों ने याद रखना है उस एंजाइम का नाम क्या है, यूरिएज। और ये बताया किसने था, हमें समनर ने बताया था। ये बात याद रखनी है, भूलनी नहीं है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। ये आप लोगों ने ज़रूर यहाँ से जो भी मैं आपको लिखवाऊँ, ये आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से याद कर लेना है और लिख भी लेना है, क्योंकि ये आप लोगों की जान नहीं छोड़ेंगे एंजाइम, ठीक है। क्योंकि आगे सारा है ही ये, ठीक है। जब आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 11, चैप्टर 12, ठीक है, चैप्टर 10 में तो बहुत कम है, ठीक है। इसी तरह आगे जहां जहां आप जाएंगे ऑर्गेनेल्स पढ़ लें, जो भी पढ़ लें, आपको इनका जिक्र जरूर मिलेगा बच्चों। तो पहली बात वही जो मैंने पहले लिखी थी, बायो मोलेक्यूल्स। ये क्या होते हैं, बायो मोलेक्यूल्स। लेकिन इधर जो ऐड करेंगे, मोस्टली आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, प्रोटीन होते हैं ज्यादातर, बट सम आर आरएनए, कुछ आरएनए भी होते हैं। अब जो आरएनए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स। क्या कहते हैं हम उन्हें, राइबोजाइम्स। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि ये आरएनए कौन सा होता है, ये मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है, यहाँ राइबोसोमल आरएनए होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है ये कौन सा आरएनए है, ये है राइबोसोमल आरएनए बच्चों। कौन सा आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट थिंग की तरफ चले जाते हैं, एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू कैन से कि हाँ, ये इनके बारे में आपने एक और चीज़ याद रख लेनी, मुझे याद है, एक्ट इन द सेम वे, एक्ट इन द सेम वे, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे कौन से एंजाइम्स, प्रोटीनिशियस एंजाइम्स, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे काम करते हैं। अब इसकी आप लोगों ने एक एग्जाम्पल भी याद करनी है, ठीक है, ज़रूरी है एग्जाम्पल भी। तो एग्जाम्पल जो आपने याद रखनी है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब आपको ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर इस एंजाइम को मैं जिक्र करूँगा। अभी आप लोग रट लेंगे ये कहाँ पर आना है, वो ट्रांसलेशंस वाले चैप्टर जो है ना उसमें आना है। इसको हम पढ़ते हैं पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। मैं आपको एक बात बता दूं, एंजाइम मैंने सबसे पहले इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि आगे मैंने आप लोगों से इतना ज़्यादा सुनना है इसके बारे में। मैंने आपसे रोज़ाना क्वेश्चन किया करने हैं एंजाइम्स के रिलेटेड, ठीक है। रोज़ाना किसी ना किसी टॉपिक में इनका जिक्र आया करना है और मैंने आपसे पूछा करना है, और इसीलिए इनको रट लें, ठीक है। ये आप लोगों को भूलनी चाहिए है नहीं। नेक्स्ट थिंग इज, ये क्या होते हैं, दीज आर थर्मोलेबाइल। अब थर्मोलेबाइल क्या होता है, अब ये वर्ड तो आपके लिए नया है। थिकनेस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेट्स डिक्रीज इज थर्मोलेबाइल। क्या होता है ये, थर्मोलेबाइल। अब थर्मोलेबाइल हम बेसिकली क्या कहते हैं, ये होते हैं हीट सेंसिटिव। क्या होते हैं बच्चों, हीट सेंसिटिव। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा टेबल बनवा देता हूँ, ये याद कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। इधर साइड पे बना लेते हैं, ये होते हैं थर्मोलेबाइल, ठीक है, एंड थर्मोस्टेबल, दो होते हैं, ठीक है। ये होते हैं हीट सेंसिटिव, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों, हीट सेंसिटिव। अब हीट सेंसिटिव क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, कैन बियर हाई टेम्परेचर। आप लोगों ने राइटिंग को नहीं देखना, मेरी राइटिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी है, लेकिन इधर बोर्ड कुछ ऐसा होता है, इधर लिखने में काफ़ी मसला होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने बस नोट डाउन करते चले जाना जो आप लोगों का काम है। ये जो होते हैं डी नेचर हो जाते हैं, कब, जब हाई टेम्परेचर हो। ये क्या कर जाते हैं, डी नेचर कर जाते हैं हाई टेम्परेचर के ऊपर, बट ये नहीं करते, ये डी नेचर नहीं होते, नॉट डी नेचर्ड। अब यहां पर आप लोगों ने एक और एग्जांपल याद रखनी है। नॉर्मल जितने भी हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं, थर्मोलेबाइल। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी का अगर टेम्परेचर आप 40 डिग्री कर देंगे ना, सबकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री कर देंगे, जिसको हम मुर्दा कहते हैं, याद रखें जब एक इंसान जिंदा है ना तो उसका बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, लेकिन अगर इंसान मर गया तो उसका बॉडी का टेम्परेचर
जो होता है ज़्यादातर रूम टेम्परेचर या उससे थोड़ा सा कम यानी 18 या 20 के राउंड अबाउट आ जाता है, तो इसलिए एंजाइमेटिक एक्टिविटीज सारी रुक जाती हैं। अब यहाँ पर जो आपने याद रखना है, मैं आपको एक एंजाइम का नहीं नाम बता रहा, ये बैक्टीरिया का नाम है, थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस। ये जो है ना बैक्टीरिया, ये एक आर्कियोबैक्टीरिया जो कि 120 डिग्री टेम्परेचर को बियर कर सकता है। अगर ये बियर कर सकता है तो इसके अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं सारे के सारे क्या हैं, थर्मोस्टेबल। तो ये हमारी थर्मोस्टेबल पे डिस्कशन हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एंजाइम्स को, बेसिकली एंजाइम को, ये हमें सोचना चाहिए कि एंजाइम्स को कोड कौन करता है। तो याद रखें जितने भी प्रोटीन्स हैं जो भी हमारी बॉडी में काम होते हैं ज़्यादातर प्रोटीन्स करवाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एंजाइम्स को कोड कौन करता है, एंजाइम्स आर कोडेड बाय डीएनए। तो एंजाइम को कोड कौन करता है बच्चों, एंजाइम को कोड करता है डीएनए। डीएनए बनाता है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। याद रखें इनका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है या क्वाटरनरी भी हो सकता है। अच्छा, ये वर्क कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ये इन वीवो भी वर्क कर सकते हैं, इन वीवो एंड इन विट्रो भी वर्क कर सकते हैं। अब इन वीवो और इन विट्रो ये आपके लिए थोड़ी न्यू टर्म्स हैं। अब इन वीवो क्या होता है, इन वीवो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी। एंड इन विट्रो क्या होता है बच्चों, इन विट्रो होता है आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। यानी जिस्म के अंदर भी ये काम कर सकते हैं और जिस्म के बाहर भी। नेक्स्ट थिंग इज ये ग्लोबुलर होते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। ग्लोबुलर से मुराद मेरा असल में है ये टर्शरी या क्वाटरनरी वो रखते हैं कन्फॉर्मेशन, या इसको हम स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं प्लस क्वाटरनरी, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिसिटी, ये पॉइंट आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। स्पेसिफिसिटी ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, ये कैटालाइज कर सकते हैं या तो एक रिएक्शन को, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को, ठीक है। स्पेसिफिक आरएक्स को, आरएक्स मैंने आपको बताया क्या है, या फिर ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस को। ये आपने याद रखना है वर्ड, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन, क्या, रिलेटेड आरएक्स, ठीक है। लेट्स चेंज द कलर, बहुत बोरिंग हो जाता है बोर्ड मेरा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि ये जो होते हैं ना ये कंज्यूम नहीं होते, नॉट कंज्यूम्ड, बल्कि क्या रहते हैं, ये बिल्कुल अनचेंज रहते हैं। इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी हर चीज़ बिल्कुल पहले जैसी रहती है। और एक और ये एमसीक्यू ना, ये बच्चे ज़्यादातर इस लाइन को इग्नोर कर जाते हैं। ये एमसीक्यू मैंने बहुत जगह पे पढ़ा और बच्चे गलत करते हैं। अगर हम एक स्मॉल अमाउंट जो है ना प्रो एंजाइम्स की वो भी ऐड कर देना तो ये भी एक्सेलरेट कर सकते हैं रिएक्शन को। क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा एक्सेलरेट कर सकते हैं रिएक्शन को, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर आप एंजाइम भी ऐड कर दें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थिंग इज आपके लिए और क्या आता है इधर कि ये हीट सेंसिटिव होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। ये सेंसिटिव होते हैं किस किस चीज़ के लिए, सेंसिटिव टू पीएच, सेंसिटिव टू यू कैन से पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के मौजूदगी में अगर पीएच एक हद से ज़्यादा, आपने ऑप्टिमम पीएच पढ़ी हुई है, मैं आपको फैक्टर्स में पढ़ाऊंगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा है, अगर उससे ज़्यादा चले जाएं तो ये डी नेचर हो जाते हैं ना, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि ये डी नेचर हो जाते हैं। तो डी नेचर जब ये हो जाते हैं तो फिर ये क्या कर जाते हैं, फिर ये हमारे किसी काम के रहते हैं नहीं, क्योंकि बच्चों एक दफ़ा अगर एंजाइम डी नेचर हो लिया तो फिर हमारे ये किसी काम का भी नहीं रहता, ठीक है बच्चों। उसके अलावा आप लोगों ने अब एक और बात याद रख लेनी है कि जो है ना एंजाइम, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बेसिकली ना एक स्पेसिफिक काम करते हैं कि क्या करते हैं, ये लोअर कर देते हैं, क्या लोअर कर देते हैं, ईए को। ईए क्या है बच्चों, मैंने आपको ऊपर बताया ईए क्या है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। इसकी वजह से रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। अच्छा, ये इनमें से कुछ हैं जो रिक्वायर करते हैं, कुछ रिक्वायर करते हैं को फैक्टर। अब को फैक्टर क्या होता है, हम को फैक्टर पे आगे एक डिटेल डिस्कशन करते हैं, रुक जाए यहाँ पे भी, ठीक है। अभी हमारी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन है, ये कंप्लीट हो जाए तो हम उस पर भी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। कुछ को चाहिए होता है, ऑल नहीं रिक्वायर करते, कुछ चाहते हैं। जैसे अब पेप्सिन है, उसके लिए कोई को फैक्टर रिक्वायर नहीं है, पेप्सिन को कोई को फैक्टर नहीं चाहिए, लेकिन हेक्सोकाइनेज को चाहिए। ये जो मैं एग्जांपल्स बोलता हूँ ये आप लोगों ने लिखनी है, ये आपको बहुत आगे काम आएंगी, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग इज रिक्वायर वाटर। अच्छा याद रखें वाटर को हम जो होता है ना वो भी कहते हैं मीडियम ऑफ लाइफ। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे के सारे एंजाइम वर्क कर सकते हैं सिर्फ एक्वस मीडियम में, ठीक है, एक्वस मीडियम में। इसीलिए तो हम लिपिड की जब डाइजेशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लिपिड क्या होंगे, लिपिड इमल्सीफाई होंगे। क्या होंगे? उनकी होगी इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्यों करते हैं? करते कौन है वैसे? ये बाइल सॉल्ट्स करते हैं। बाइल पूरा नहीं करता, बाइल सॉल्ट्स करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। और इमल्सिफिकेशन से ये पानी के अंदर, आपने देखा होगा, आप कभी वाटर डालें ना, वाटर लेकर तो उसके अंदर आप ऑयल डालें तो ऑयल यहाँ सरफेस पे फ्लोट करेगा, यहाँ नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर फ्लोट करेगा। तो इसको जब इमल्सिफाई करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं तो फिर ये पानी के अंदर सब मर्ज हो जाते हैं और फिर एंजाइम इन पे काम करके इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से हम इमल्सिफिकेशन करते हैं और ये बात भी मैं आपको तब आगे जाके बताऊंगा जब हम वो चैप्टर करेंगे डाइजेशन वाला, ठीक है। उसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ये जो है ना, ये अगर फॉर एग्जांपल इसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट एंजाइम्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल, लाइफ इजंट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर एंजाइम नहीं होंगे तो रिएक्शन इतने स्लो हो जाएंगे कि लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दूं। एक आपने ना एंजाइम पढ़ा हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। इसका मैं आगे जाके आपको फंक्शन बताता हूँ सारा डिटेल में, ठीक है। लेकिन अभी हम इस पे हाई DRAZ, ऐसी, ठीक है, ओके। अब ये जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर ये रिएक्शन जो कैटालाइज कर रहा है अगर ये मौजूद है तो ये 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड में क्रिएट कर सकता है, बना सकता है। लेकिन अगर ये नहीं है तो 1 घंटे में सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनेंगे। कितने? 200 मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप इसको लगा दें तो 6 लाख बनेंगे 1 सेकंड में। और 2 घंटे में कितने? और अगर ये नहीं है तो फिर 200 कितनी देर में बनेंगे? 1 घंटे में। और अगर हमें कोई पर मिनट पूछ लेता है तो फिर हम लिखेंगे कि 36 मिलियन मॉलिक्यूल पर मिनट बनाता है। तो आप स्पीड चेक कर सकते हैं कि ये 1 घंटे में 200 दे रहा है और ये जो है आपको 36 मिलियन, यानी कि अगर आप मिलियन को देखें तो 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। तो ये आपको 3.6 करोड़ मॉलिक्यूल 1 मिनट में दे रहा है, 60 सेकंड्स में दे रहा है। ये आपने ज़रूर याद रखनी है। अच्छा एक और मैं यहाँ पर ना एक एग्जैजरेशन करते हुए बात बता दूं कि अगर फॉर एग्जांपल आप खाना खा लें ना और स्टमक से सारे एंजाइम निकाल दें तो 48 साल लग जाएंगे वो जो आपने फूड खाई है उसको डाइजेस्ट करने में। 48 साल में वो कंप्लीट डिकम्पोज होगी। और इधर हम खाना खाते हैं और दोपहर को फिर भूख लग जाती है, फिर दोपहर को हम लंच करते हैं, फिर भूख लग जाती है, फिर हमें डिनर करना पड़ता है। तो ये आप अल्लाह ताला की कुदरत का शाहकार देखें मेरे बच्चों, ठीक है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत ही कमाल बनाया बच्चों, ठीक है। हम लोग बस क्या कहें, उसकी कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो तो हर शय का मालिक है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम डिस्कशन करेंगे कुछ देर नेचर एंड कॉम्पोजिशन पे। तो नेचर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब हम कुछ देर इस पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा अब नेचर क्या है? तो बेसिकली एंजाइम्स मैंने आपको क्या बताया कि ये किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो एसिड। अभी मैं अमीनो एसिड पूरा लिख रहा हूँ, आगे मैं ए लिखता जाऊंगा, समझ जाइएगा, ठीक है। अमीनो एसिड से बने होते हैं। और कितने अमीनो एसिड से? तो ये हंड्रेड्स हो सकते हैं, यानी 100 में भी हो सकते हैं, हज़ारों में भी हो सकते हैं। अच्छा अब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, मॉलिक्यूलर वेट, ये प्रोटीनिशियस है ना, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट होगा। इनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो रेंज करता है, ये आपने ज़रूर याद कर लेना, रट लें इस बात को, ठीक है। ये रेंज करता है 10,000 से 1 मिलियन तक। कितना? 10,000 टू 1 मिलियन। मॉलिक्यूलर वेट इनका इतना रेंज करता है, इस रेंज के अंदर होता है। अच्छा अब कुछ एंजाइम होते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, वो तो कम्प्लीटली क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस एंजाइम्स होते हैं। उनको किसकी ज़रूरत नहीं होती? उनको किसी भी किस्म के कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब जिनको होती है तो उनके साथ फिर नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट भी होता है। नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को हम क्या पढ़ते हैं? नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट को क्या पढ़ते हैं बच्चों? दीज आर कोफैक्टर्स बच्चों।
आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर पढ़ चुके हैं, अब आप एंट्री में बैठे हैं बच्चों। अच्छा, अब यहां पर मैंने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर दी कि नेचर इनका क्या है, कंपोजिशन क्या है, ठीक है। अब हम अगली चीज पे जो डिस्कशन करना चाहता हूं ना मैं, वो बेसिकली बच्चों है आपका टॉपिक जिसको हम पढ़ते हैं को फैक्टर्स। क्या है आपका टॉपिक? को फैक्टर्स। ये कलर नाइस है ना, एम आई राइट? अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज को फैक्टर पे चलते हैं हम। तो को फैक्टर में ना हमारे पास हम टोटल डिवीजन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम क्या करता है। तो इट एक्ट एज अ ब्रिज। किसके तौर पे काम करता है? ब्रिज बिटवीन, किस के दौरान? ब्रिज बिटवीन एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट। अच्छा बच्चों, कल से ना हम ये करेंगे कि लेक्चर के अंदर ना, अभी मैं चूँकि ऑनलाइन पे इतना नहीं, मैं तो वैसे 4 कलर्स यूज़ करता होता हूँ, तो कल से हम ना ये कलरिंग जो है ये 4 फिक्स रखेंगे, उसके अलावा किसी कलर से नहीं लिखेंगे, ठीक है बच्चों? तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये एक और काम करता है, ये इट ब्रिंग्स करेक्ट ओरिएंटेशन। अच्छा, अब करेक्ट ओरिएंटेशन से क्या मुराद है? आपने ना जब चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था ना केमिस्ट्री का, तो वहां पर आपने ना एक चीज पढ़ी थी, उसको हम पढ़ते होते हैं इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। जब आपने बोला था ना कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए आपने कंडीशन पढ़ी थी, वहां आपने ओरिएंटेशन पढ़ा था। तो ओरिएंटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अब फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम ये है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने यहां पर एक सबस्ट्रेट लगाना है, और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो ये है, ठीक है। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि ये वाली साइड ने यहां पर फिट होना है। इस काम को किसने करना है? कोफैक्टर ने इसकी ओरिएंटेशन को ठीक करना है। दूसरी बात, कोफैक्टर क्या करता है? ये सबस्ट्रेट है, इसके और इसके दरमियान में एक लिंक क्रिएट करता है, और कई दफा, मैं हर दफा नहीं कह रहा, कई दफा ये कुछ एनर्जी भी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है बच्चों। कोफैक्टर की उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। आगे हम कोफैक्टर्स में कुछ डिवीजन्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली डिवीजन मैंने जो की है, जो होती है वो होती है एक्टिवेटर्स। क्या होते हैं? एक्टिवेटर्स। अच्छा, एक्टिवेटर्स अब करते क्या हैं, ये आपकी बात जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने देख लेना है कि ये होते हैं मेटल आयंस। काम इनका वही कोफैक्टर वाला होता है, ये होते हैं मेटल आयंस। इधर मैंने एग्जांपल्स लिखनी है, वो आपने रट लेनी है, और उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, हर बच्चे ने वो करनी है। अगर किसी ने ना की तो मैं बता रहा हूँ उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और ये डिटैचेबल होते हैं। क्या होते हैं? डिटैचेबल, यानी कि इनको हम उतार सकते हैं, ये दोबारा लगाए जा सकते हैं। दे कैन बी कंज्यूम अगेन एंड अगेन। कंज्यूम बच्चों, कंज्यूम अगेन एंड अगेन, जस्ट लाइक एंजाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, एटीपी प्लस ग्लूकोज। अच्छा, यहां पर मैं ज़्यादातर जो एग्जाम्पल रिएक्शंस लिखूंगा ना बच्चों, ये सारे के सारे होंगे आपके उधर से चैप्टर नंबर 11 से। तो मैंने लिख कितनी दफ़ा देने हैं कि इंशाल्लाह आपको रट जाने हैं वो चैप्टर आने से पहले। जिस बच्चे को भी उधर का मसला है वो इधर ज़रूर याद करता रहे। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। क्या बनेगा बच्चों? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और यहाँ पर जो एंजाइम आएगा ना, बेसिकली एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज। अब आपने ये एंजाइम याद रख लेना है। अब इसको हेक्सोकाइनेज भी पढ़ेंगे, फ्रक्टोहेक्सोकाइनेज भी पढ़ेंगे। वो कब कब पढ़ेंगे? वो हम 11 चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ जो एक्टिवेटर है ना, वो आपके पास है मैग्नीशियम आयन। क्या है? मैग्नीशियम आयन। अब आप सबके लिए असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 14 किसका? केमिस्ट्री की बुक में लिखा है। आपकी कौन सी बुक में? केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 14 है। आपने उसको ओपन करना है। वहां पर एंजाइम वाले टॉपिक में ना बहुत सारे एक्टिवेटर्स दिए गए हैं, ठीक है। आपने वो सारे के सारे इस रजिस्टर पे यहीं पर लिखने हैं, और हर बच्चे ने, जिस बच्चे ने वो लिखे हैं उसने मुझे, आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है, आप वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने मुझे ये फॉरवर्ड करने हैं, पिक खींचकर मुझे दिखानी है। अगर किसी बच्चे का कोई मिस होगा वो मैं उसे बता दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं और डिस्पर्स फॉर्म में लिखे हैं, इसलिए बच्चों अपना नुकसान मत कीजिएगा। वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो आपने करने हैं बच्चों। आ गई समझ? आ गई? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम कुछ देर जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे ना वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। व्हाट इज दैट? प्रोस्थेटिक ग्रुप। सबसे पहली बात आपने याद रख लेनी है, मैं आपको ना एक चीज यहां पे लिख देता हूं, कोवलेंट
बॉन्ड। बेटा जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बन गया समझ लें वो डी अटैच नहीं हो सकती चीज, नॉट डिटैचेबल, नॉट डिटैचेबल। ये आप लोगों को जो है ना इतना ज्यादा काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोगों ने रट लेनी है बात के कोवलेंट बॉन्ड जहां पर आ गया समझ लें कि वो चीज पक्की पक्की साथ जुड़ गई है, वो उतर सकती है नहीं। मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, नॉट इन केमिस्ट्री। ओके, तो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब याद रखें कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना इसके दरमियान में और एंजाइम के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कौन सा, कोवलेंट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, कोवलेंट बॉन्ड है तो ये क्या है, डिटैच नहीं हो सकता, नॉट डिटैचेबल, नॉट डी अटैचेबल, अटैचेबल या इसको टैचेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेल मिस्टेक मेरी इधर मत निकालिएगा, इंग्लिश के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे टीचर प्रोवाइड किए हैं, आप उनकी सुनिएगा मेरी मत सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम इसमें एग्जांपल करेंगे जो कि ज़रूरी है। तो आपने याद रखना है एक पोरफायरन रिंग होता है, आपने ये पोरफायरन रिंग आपने पढ़ा है, कहाँ कहाँ पे पढ़ा है आपने मुझे बताना है। टोटल एक जगह मैंने अभी बता दी है, 2 जगह और आपने पढ़ा है, मुझे वो कमेंट डाउन करें, और जो कमेंट डाउन नहीं कर पा रहे किसी वजह से वो मुझे पर्सनल में आकर बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ पे पोरफायरन रिंग पढ़ा है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई, गॉट इट। नेक्स्ट थिंग, अब हम कुछ देर के लिए डिस्कशन अपनी जो शिफ्ट कर लेते हैं वो कोफैक्टर के एक और इंपॉर्टेंट जो उसकी डिवीजन है उस पर कर लेते हैं। वो है बेसिकली आपके पास कोएंजाइम। व्हाट इज दैट बच्चों, दैट इज कोएंजाइम। क्या है वो, कोएंजाइम। अब कोएंजाइम में हमने इंपॉर्टेंट बातें जो है वो याद रखनी है, वो कौन कौन सी हैं। एक तो ये लूजली अटैच होता है। अच्छा, आपसे ना ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टिवेटर आएगा या क्या आएगा। मैंने इसीलिए की पॉइंट में सबसे ऊपर यही लिख दिया है कि क्या होता है, वो लूजली अटैच होता है। सेकेंडली आपसे जो पूछा जाएगा ये डेरिवेटिव्स होते हैं, किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, किसके बच्चों बताएं जल्दी, कमेंट डाउन करें, विटामिन्स के। अच्छा, अब इसमें और कोई भी चीज़ नहीं है, ये डिटैचेबल होते हैं, ये सब आपको पता है। इसमें हमने सिर्फ आगे एग्जांपल्स करनी है। एग्जांपल्स में मैं आपको बता दूं, NAD है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये मैंने जो लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने इसको डिटेल से करवाया आपको। फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये भी मैं करवाऊँगा आपको, ठीक है। एंड ATP का किसको नहीं पता, करेंसी हाउस हमारा, ठीक है। ATP का बिल्कुल हमारे लिए वही है, रिजर्व बैंक की तरह है ये, ठीक है। आपने अगली जो हमारी अब डिस्कशन है, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल लिख देता हूँ, रिएक्शन लिख देता हूँ, ये आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। CH3CH2OH, तो व्हाट इज दिस बच्चों, दिस इज इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर नाम लंबा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। क्या लिखेंगे हम, अल्कोहल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और इसके साथ जो हमारे पास आता है ना वो कोफैक्टर, वो है NAD पॉजिटिव। तो यहाँ पर बनेगा CH एल्डिहाइड बन रहा है, एस्टल्डिहाइड बन रहा है। आप सब जानते हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। साथ में क्या बन रहा है, NADH2। ये रिएक्शन हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में। अभी इसको छोड़ दें, ठीक है। ये आप लोगों को बस इसके लिए एक एग्जांपल देनी थी रिएक्शन की, वो मैंने दे दी है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारी जो डिस्कशन है वो होगी बेसिकली प्रोटीन पार्ट पे। किसके प्रोटीन पार्ट पे, एंजाइम के प्रोटीन पार्ट पे, ठीक है। ये अब आप लोगों ने यहाँ से आप लोगों की जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है। वैसे तो सारा नोट डाउन कर रहे होंगे, लेकिन अब प्रोटीन पार्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब प्रोटीन पार्ट हमारे पास 2 में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास एक्टिव साइट, ये मैं बता चुका हूँ कि इसमें हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। ओवरऑल मैं एक्टिव साइट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड, यहाँ लिख देता हूँ हंड्रेड्स ऑफ AA। आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको पता है AA का मतलब क्या है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अच्छा अब आपने याद रखना है कि ये जो होती है ना एक्टिव साइट, ये फ्यू अमीनो एसिड से बनी होती है, फ्यू AA, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ AA, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ AA। वजह क्या होती है बच्चों, वजह ये होती है कि जो सारे के सारे अमीनो एसिड हैं बेसिकली वो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर एलोस्टेरिक में यहाँ पर बहुत कम होते हैं। यहाँ पर तादाद कितनी होती है, 3 से 12,
3 से 12 अमीनो एसिड हो सकते हैं यहाँ पर हंड्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने हो सकते हैं? हंड्रेड्स। लेकिन वहाँ पर कितने हैं? 3 से 12। अच्छा एक और बात, ये चार्ज होती है तभी तो इसके साथ आके वो सबस्ट्रेट जुड़ सकता है, चार्ज होती है। और ये क्या होती है? चार्जलेस होती है। कैसी होती है ये? चार्ज लेस होती है। अच्छा यहाँ पर एक और बात आती है आपके पास, चार्ज क्यों होता है यहाँ पर? जो साइड चेन आपने पढ़ी है ना, आर चेन, जिसे हम कहते हैं साइड चेन, साइड चेन की वजह से बेसिकली चार्ज होता है। साइड चेन इस पे चार्ज इंपार्ट करती है। जब मैं आपको अमीनो एसिड पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर मैं आपको 20 अमीनो एसिड्स भी साथ में उनके प्रैक्टिस करवाऊंगा स्ट्रक्चर की, वहां पर आपको पता चलेगा कि इस बात का मतलब क्या है, ठीक है मेरे बच्चों। उसके अलावा हमारे पास इसका जो फंक्शन है, इसने तो बेसिकली कैटालिसिस करवानी होती है। इसने ओवरऑल ये कैटालिसिस में रिएक्शन में पार्ट लेती है। ये रिएक्शन में पार्ट कोई नहीं लेती। इसका काम क्या होता है? मेंटेन करती है शेप और जियोमेट्री को। किसको? मेंटेन शेप एंड जियोमेट्री ऑफ एंजाइम। यहां पर आपने एक और बात बच्चों याद रख लेनी है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो आप लोगों ने याद रख लेनी है, रट लेनी है। एल्डोलेजेस। क्या? एल्डोलेजेस जो होते हैं ना, इसकी जो एक्टिव साइट होती है वो 3 अमीनो एसिड से बनी होती है। 3 से 12 कहा ना मैंने, मैं आपको 3 वाली एग्जांपल दे रहा हूं। और 3 अमीनो एसिड कौन से होते हैं? याद करने हैं आपने। ग्लाइसिन, ये पूछा जा सकता है बच्चों, कोई पता नहीं है, आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ग्लाइसिन। और मज़े की बात ये है कि मैंने कहीं बाहर से नहीं लिया, ये आपकी बोर्ड की बुक का है, तो बोर्ड की बुक का तो पूछा जा सकता है ना। आप ये आई थिंक सो बीटीबी में लिखा हुआ है यहाँ, मतलब आप ही की इन 5 बुक्स में से था किसी में, मुझे अब सही से एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो मैं देख के आपको बता दूंगा, लेकिन आपने याद करना है ज़रूर। ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, एलानिन, तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक्टिव साइट ऑफ एल्डोलेज, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब हम उसमें डिस्कस करेंगे बच्चों एक्टिव साइट के बारे में। बेसिकली एक्टिव साइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एक्टिव साइट, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं आपके सामने इधर लिखूंगा बाइंडिंग साइट के बारे में। बाइंडिंग साइट क्या होती है? एक होती है बाइंडिंग साइट, ठीक है, दूसरी होती है कैटालिटिक साइट, वो मैं बाद में लिखता हूं। बाइंडिंग साइट को हम एक और नाम देते हैं बट रेसिंग साइट, ठीक है। बटरिंग साइट लिख दिया मैंने, बट रेसिंग आना है यहाँ पे, एस आएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको रिकॉग्निशन साइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन लिख दिया मैंने। यार मैं क्या कर रहा हूँ आज, एक्चुअली मुझे इस तरह के बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं है ना बच्चों, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं हैंडी हो जाऊँगा जल्दी, ठीक है। सेकंड है इसका एक और, जिसका जो फंक्शन है ना, इसने रिकॉग्नाइज करना होता है। किसको रिकॉग्नाइज करना होता है बच्चों? ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करके अपने साथ बाइंड करती है। असल में हम कहते हैं ना कि एंजाइम के जो एंजाइम है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन को या एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शन को ही कैटालाइज करता है। तो वो जो कैसे पता चलता है कि ये वही रिएक्शन है जिसके लिए हमने मतलब जो सबस्ट्रेट वही है, ठीक है, तो उसी एंजाइम का सबस्ट्रेट है, वो बताने के लिए बेसिकली आपके पास क्या होती है? बाइंडिंग साइट होती है। और उसको उसको तोड़ती कौन है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कौन करती है? वो होती है कैटालिटिक साइट, ठीक है बच्चों। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने लगा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने याद रख लेना है। जो ईएस कॉम्प्लेक्स होता है ना, ईएस कॉम्प्लेक्स, वो बनवाती है बाइंडिंग साइट। ये आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यू मैंने खुद पढ़ा है और इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने करना ज़रूर है कि जो ईएस कॉम्प्लेक्स है वो कौन बनाती है? बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट थिंग इज कैटालिटिक साइट। व्हाट इज कैटालिटिक साइट? कैटालिटिक वर्ड कहाँ से निकला? एटामोलॉजी देख लें, कैटालिसिस से निकला है। कैटालिसिस, कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म जब पढ़ाऊंगा ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बेसिकली रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, इधर हम उसको कैटालिसिस कह रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट goes to product, this is said to be catalysis, ठीक है। जो इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है कि जो एंजाइम
प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है वो कौन बनवाती है? कैटालिटिक साइट। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने ये स्टेटमेंट क्यों पास की है। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गोज टू ES complex, ES complex which goes to EP complex यानी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विच गोज टू एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया। अब यहां पर जो चीज़ काम करती है ना, जब बाइंड करवाने की बारी होती है तो वो किसने करवाना है? वो करवाना है बाइंडिंग साइड ने। तो इसीलिए यहां पर क्या एक्ट कर रही होती है? बाइंडिंग साइड। और फिर उसको कैटालेस करके तोड़ के जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है कौन? कैटालिटिक साइड। तो बेसिकली वो यहां पर काम करती है। तो इसीलिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कौन बनवाता है? ये BS बनाती है यानी कि बाइंडिंग साइड। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है? ये ES बनवाती है, CS बनवाती है यानी कि कैटालिटिक साइट। नेक्स्ट थिंग इज, हमने अब जिस नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन करनी है बच्चों, वो आपके पास है बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक इज एलोस्टेरिक साइट। ठीक है, हम आगे एलोस्टेरिक साइट पे बात करेंगे। wait a bit. सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज एलोस्टेरिक साइट। अब हम उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। एलोस्टेरिक साइट जो होती है ना, इसकी बस कुछ कुछ हमने फीचर्स ही लिखने हैं, ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखना, पहले हम लिख चुके हैं एक दफ़ा। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें मैं लिखवाना चाहता हूँ आपको। अच्छा तो बच्चों नेक्स्ट थिंग इज आपके पास आ गई है अगली चीज, वो हम आपको मैं आपको ना बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा बता दूं। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सर कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। तो ये आप कंसीडर कर लें, दिस इज अ सबस्ट्रेट, और उसी के अकॉर्डिंग दिस इज एन एंजाइम। ठीक है, ये आप देख रहे हैं दिस इज एंजाइम। ठीक है, आप समझ आए, दिस इज एज सबस्ट्रेट। अब यहां पर मैंने आपको पहले बता दिया कि कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बिल्कुल नहीं बनेगा। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बच्चों मैंने इसीलिए आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बनेगा। फिर कौन से बनेंगे? यहाँ पर नॉन कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर होगा हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। कौन से? हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। ठीक है बच्चों, इंटरैक्शंस। तो ये आपके जो दो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, सॉरी बॉन्ड्स बताए हैं, ज़्यादातर ये बनते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वर्ड आपने देखा हाइड्रोफोबिक, तो हम उसकी एटामोलॉजी देख लेते हैं फ़ौरन से। वैसे ये मैं आपको आगे दोबारा पढ़ाऊंगा जब हम बायोमोलेक्यूल्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी देख लें द वर्ड हाइड्रो लफ्ज़ का मतलब क्या है? हाइड्रो लफ्ज़ का मतलब है पानी यानी वाटर यानी H2O। और फोबिक क्या होता है? फोबिक लफ्ज़ का मतलब होता है नफरत। उर्दू में लिखें आप इसको, नफरत होना किसी चीज से। तो ये पानी से नफरत करता है। और फिलिक क्या होता है? एक वर्ड होता है हाइड्रोफिलिक। फिलिक हम कहते हैं प्यार को, यानी ये इससे प्यार करता है, यानी इससे मोहब्बत है उसको। तो जितने भी अमीनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ना, वो कोर में होते हैं। यानी यहां पर जो है सारे कौन से हैं? हाइड्रोफोबिक। जो यहां पर है वो कौन से हैं? हाइड्रोफोबिक। और जो यहां पर है साइडों पर है, इस जगह पर है, ठीक है, इस जगह पर है, जो वाटर को मतलब फेस किए हुए हैं, ये कौन से हैं? ये हैं हाइड्रोफिलिक बच्चों। कौन से हैं? हाइड्रोफिलिक है बच्चों। ठीक है, समझ आ गई आपको? अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जो अच्छा, अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। ठीक है, आपने ये टिप्स नोट डाउन जरूर करनी है। ठीक है, टिप्स ये इधर ज़्यादा कोई नहीं है, लेकिन आप फिर भी इनको लिखेंगे।
एक तो चीज़ है कि अगर पहले तो आपसे एक एमसीक्यू मैं पूछ लूँ छोटा सा, आपने मुझे बताना है एपो एंजाइम इज डैश इन नेचर। एपो एंजाइम का नेचर क्या होता है ये आपने मुझे नीचे कमेंट में बता देना है, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि जब एपो एंजाइम है ना, एपो एंजाइम बेसिकली अकेला प्रोटीनीशियस पार्ट को हम एपो एंजाइम कहते हैं। ये हम अगर इसके साथ को फैक्टर मिला दें, फॉर एग्जांपल को फैक्टर है एक, उसको हमने मिला दिया है एपो एंजाइम के साथ, तो क्या बनेगा आपके पास होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। क्या बनेगा बच्चों, होलो एंजाइम। और अगर हम जो है होलो एंजाइम है, ठीक है, होलो एंजाइम इसके अंदर से को फैक्टर माइनस कर दें, माइनस को फैक्टर, तो ये बन जाएगा एपो एंजाइम। अब आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, अब यहां पर एक प्रॉब्लम आता है, बच्चों को याद नहीं रहता एपो कौन सा होलो कौन सा है। तो होलो वर्ड आप यूं समझ लें जैसे होल होता है, आपको पता है ना, होल कंप्लीट हम कहते हैं, होल सारा का सारा। तो अगर होल की बात आए तो मतलब कंप्लीट एंजाइम, होलो होल कंप्लीट मुकम्मल एंजाइम। और अगर एपो की बात आए तो फिर इनकम्प्लीट। क्या याद रहेगा आपको यहां से, ठीक है, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट थिंग, हम इनकी ना कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर्स इनके कैसे होते हैं बच्चों। तो स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं अब एंजाइम की, ठीक है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर इनमें पाया जाता है। स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, पहला आएगा आपके पास प्राइमरी, ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, प्राइमरी, रुके ऐसा करते टेबल बना लेते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी, क्वाटर्नरी, ठीक है। कन्फर्मेशंस मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहां पर यूं कह सकते हैं आप, ये ब्लॉक हो जाएगा शेप का और ये ब्लॉक हो जाएगा एक्टिव साइट का, ठीक है। अब आपको समझ नहीं आ रही होगी मैंने ये क्यों लिख रही है, चलिए हम देख लेते हैं। प्राइमरी में ना सिर्फ सीक्वेंस बताया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ना हमें सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड का पता चलता है, किसका, सीक्वेंस ऑफ ए यानी अमीनो एसिड, और इसमें एक्टिव साइट मौजूद नहीं होती। सेकेंडरी में हमारे पास ना हेलिकल स्ट्रक्चर आ जाता है, हेलिकल स्ट्रक्चर, एसटीआर का मतलब बच्चों स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव साइट इसमें भी नहीं होती, ठीक है। टर्शरी में हमारे पास ग्लोब्यूलर आ जाता है, क्या आता है, ग्लोब्यूलर, और इसमें एक्टिव साइट मौजूद होती है। यहां पर भी हमारे पास ग्लोब्यूलर होता है, लेकिन यहां पर आपको पता है 2-3 टर्शरी मिलकर ग्लोब्यूलर बनाए तो उसको हम क्वाटर्नरी पढ़ते हैं, और ये भी, इसमें भी एक्टिव साइट मौजूद होती है। लेकिन अब यहां पर एक चीज आप लोगों को मैंने जरूर लिखवानी है जो मुझे याद है, वो आप ये नोट डाउन करें बच्चों कि जो क्वाटर्नरी होता है ना, यहां पर हमारे पास एक बड़ी मजे की चीज आती है, वो ये कि ये क्वाटर्नरी वाला फिनोमेना शो करते हैं शॉन बाय आइसोजाइम्स। कौन शो करते हैं, आइसोजाइम्स। अच्छा, आपको इस वाले इतनी थिकनेस से नज़र आ रहा है ना, मुझे लगता है आ रहा है, तो ये ज़्यादा अच्छी है हमारे लिए, काफ़ी हद तक ये इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो आइसोजाइम आपने कहाँ पे पढ़े हुए हैं, आइसो एंजाइम्स भी इन्हें कहते हैं, ठीक है। आइसो एंजाइम्स आपने पढ़े हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 14 के अंदर। आपने वहाँ से इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा दोबारा पढ़नी है, वो के सेम ऑर्गेनिज्म से सेम रिएक्शन करते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर, वो इनकी जो नेचर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो बेसिकली उनमें क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो वो ये शो करते हैं। आप लोगों ने इसको वहाँ से एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, और जब आप एक्टिवेटर लिखें तो साथ इसकी डेफिनेशन भी नोट डाउन कर लेनी है। अब यहां पर आपको मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स लिख के देने लगा हूं, ये आप लोगों ने जरूर याद रख लेनी है बच्चों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये हैं स्पेशल एग्जांपल्स, ठीक है, स्पेशल एग्जांपल्स। अब इनमें हमारे पास सबसे पहले आता है लार्जेस्ट एंजाइम, लार्जेस्ट एंजाइम। आप आगे समझ जाएंगे, जेड के आगे आयम है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं कैटालेजेस। कौन होते हैं, कैटालेजेस, ठीक है, कैटालेजेस, ठीक है। और हमारे पास इनमें ना इनका जो वेट होता है मॉलिक्यूलर, वो आपने याद रखना है, वो होता है 250 किलो डाल्टन, यानी 2.5 लाख डाल्टन। डाल्टन बेसिकली एक यूनिट है,
मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है। ये जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री करवाऊंगा ना, तो उसमें मैं जब यूनिफाइड जो होते हैं यूनिट उनका जिक्र करूंगा, तो वहाँ डाल्टन को भी आपको समझा दूंगा कि डाल्टन क्या होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट इज स्मॉलेस्ट एंजाइम। कौन सा बच्चों? स्मॉलेस्ट एंजाइम। अब स्मॉलेस्ट एंजाइम हमारे पास होते हैं पर ऑक्सीडेजेस। क्या होते हैं हमारे पास? पर ऑक्सीडेजेस। और इनका वेट कितना होता है मॉलिक्यूलर? 40 किलो डाल्टन। कितना बच्चों? 40,000 डाल्टन। किलो का मतलब 1000 होता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और मजे की बात बताऊं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हमारे पास एक ही ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं, और वो ऑर्गेनेल का नाम क्या है वो बच्चों आप बताएंगे मुझे। कैटालेजेस और पेरोक्सीडेजेस, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एंजाइम हमारे पास एक ही ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, नेक्स्ट लेक्चर एंजाइम पे ही होगा, क्योंकि एंजाइम छोटा टॉपिक नहीं है। ठीक है, यूजुअली मैं इसको 3 घंटे में ख़त्म करता होता हूँ, 3 साढ़े 3 घंटे के मेरे लेक्चर होते हैं, कई दफ़ा 4 भी हो जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि थोड़ा शॉर्ट करना है, लेकिन शॉर्ट में डाटा नहीं आपको कम करूंगा, लेकिन 2 लेक्चर्स तो मिनिमम आपके लगेंगे इस पे। अच्छा, उसके बाद ये आपने मुझे बता देना है, फिर ऑर्गेनेल्स में आपको इसको दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है। फास्टेस्ट एंजाइम तो वो आपको मैं पहले बता चुका हूं कौन सा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन सा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड और 36 मिलियन मॉलिक्यूल पर मिनट, विदाउट इट 200 मॉलिक्यूल पर आवर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट इज स्लोएस्ट एंजाइम। कौन सा? स्लोएस्ट एंजाइम दैट इज लाइसोजाइम। कौन सा है वो? लाइसोजाइम। अच्छा, लाइसोजाइम बच्चों करता क्या है? बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये हमारे लिए ना हमारी प्रोटेक्शन का, हमें प्रोटेक्शन देता है। कैसे? ये बेसिकली जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है ना, बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैक करता है। ये बैक्टीरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरिया, और ये उसकी सेल वॉल है, सेल वॉल। तो ये बेसिकली उसके सेल वॉल को रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन, वो इजीली रप्चर हो सकती है और वो डेड हो जाता है। और ये हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वाला एंजाइम? दीज आर प्रेजेंट इन आंसुओं में प्रेजेंट होता है, या आप कह सकते हैं लेक्राइमल ग्लैंड्स में होता है। ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड इसको रिलीज करते हैं, और ये हमारे किस में होता है? ये हमारे वो जो होता है म्यूकस में होता है। ठीक है, हमारे थूक में भी मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने जो मूव करना है ना, मैं आपको मैकेनिज्म समझाऊंगा, और जो मॉडल्स हैं वो भी आपको लाइट बताऊंगा। आज हम कंप्लीट मॉडल्स नहीं करेंगे, ठीक है, हम मॉडल्स भी बल्कि मॉडल्स भी आज कंप्लीट कर देता हूँ। मॉडल्स के बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवानी है, जो कि ज़रूरी चीज़ है। क्लासिफिकेशन मैंने आज ही करवानी है, जो बाकी रह जाएगा, फैक्टर्स रह जाएंगे, इनहिबिशन रह जाएगी, और कुछ और टॉपिक्स छोटे छोटे रह जाएंगे, जैसे जो है अपना सबस्ट्रेट बेस्ड क्लासिफिकेशन, वो आपको करवानी है। ठीक है, वेनम्स करवाने हैं, और उसके डायग्नोस्टिक जो होते हैं, इफेक्ट होते हैं इसके एंजाइम के, वो करवाने हैं। तो ये सब मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। अभी आप लोगों को क्या क्या करवाना है, अभी मैकेनिज्म देख लें। तो मैकेनिज्म मैं पहले बता चुका हूँ, E+S एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गोज टू ES कॉम्प्लेक्स। किसकी तरफ जाते हैं? ES कॉम्प्लेक्स बनता है। बनवाता कौन है ये आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, कमेंट डाउन करें। ES कॉम्प्लेक्स आगे जाता है EP कॉम्प्लेक्स में। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं। ये कौन बनाता है ये भी आप बताएंगे। देन एंजाइम अलग हो जाता है और प्रोडक्ट अलग हो जाता है। इसको आपको डायग्रामेटिकली बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है बच्चों। ठीक है, इस पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा आगे बहुत काम पड़ा हुआ है। लॉक इसको मैं 3D एनिमेशन से नेक्स्ट लेक्चर में एक दफ़ा आपको दिखाऊंगा ज़रूर। लॉक एंड की मॉडल, ये हमारा पहला मॉडल था जिसने मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को डिस्कस करने की या डिस्क्राइब करने की कोशिश की बच्चों। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट। गिवन किसने दिया? किसने था ये? एमल फिशर ने। किसने? एमल फिशर। आप इसको फिशर याद रखने के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एमल फिशर है। ठीक है, 1894 सॉरी बच्चों, मिस्टेक, गलती से 94, मैं भी आजकल क्या ही बोल रहा हूँ।
नेक्स्ट हम इसकी ना थिकनेस थोड़ी डिक्रीज ही कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये हमें क्या बताता है कि एंजाइम जो है ना, एंजाइम और प्रोडक्ट लॉक और की के तौर पे, जैसे एक चाबी होती है बेटो, एक चाबी होती है, ये एक फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें आपके पास एक लॉक है, ठीक है, लॉक है आपके पास, और एक स्पेसिफिक की होगी जो इसको ओपन कर सकती है, ठीक है। अब ये वो की है, जैसी भी बन गई देख लीजिएगा की, ठीक है। जैसे ये की इसके अंदर जाएगी तो ये लॉक क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही एक स्पेसिफिक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे एक्ट करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। अब एंजाइम की है या लॉक है, ये कैसे हम बता सकते हैं कि दोनों में से क्या है इस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये आप लोगों ने अपनी बुक को फॉलो करना है, क्योंकि पंजाब में कुछ लिखा है, फेडरल में कुछ लिखा है, काफ़ी ज़्यादा तजाद पाया जाता है। जिस बच्चे की बुक में जो लिखा है आपने वही लेके चलना है, क्योंकि आपका एमडी कैट जो है वो होना है प्रोविंशियल बेस, तो उन्होंने बुक को फॉलो करना है, ठीक है। आपने अपनी बुक से देख लेना है। वैसे अगर आपको मैं सही वाला बताऊं जो मुझे लगता है, जो मैं फॉलो करता हूं, जहाँ जो हम हायर क्लासेस में देखते हैं, तो यही है कि एंजाइम की है, ठीक है। लेकिन आप इसको जैसे आपकी बुक में लिखा है वैसे लेके चल सकते, तजाद है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मॉडल है ये कौन से एंजाइम शो करते हैं, जो शो करते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो एंजाइम होते हैं ना, एक्ट ओनली ऑन वन सबस्ट्रेट, ये सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे काम करते हैं, उसके अलावा ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे वर्क कर सकते हैं बच्चों? नहीं, ये सिर्फ एक सबस्ट्रेट पे काम करेंगे बच्चों। आ गई समझ? अच्छा, अब इसके एक एग्जांपल मैं आपको, अच्छा इन एंजाइम्स को जो एक ही सबस्ट्रेट पे काम करते हैं ना और जो अगेन एंड अगेन यूज नहीं हो सकते, उनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी। अच्छा, ये जो नॉन रेगुलेटरी और रेगुलेटरी का कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं आपको आगे एक दफ़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो मुझसे पर्सनली पूछ सकता है, लेकिन मैं आगे एक्सप्लेन इसको करूंगा ज़रूर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थिंग इज आपके पास है फॉर एग्जाम्पल देख लें, यूरिया प्लस वाटर गोज टू अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 प्लस CO2, यहाँ पर एंजाइम आएगा यूरिएज। अब ये सिर्फ यूरिया पे एक्ट करेगा, इसीलिए इसका नाम क्या है बच्चों, यूरिएज। ये सिर्फ यूरिया पे एक्ट करेगा। बिल्कुल वैसे ही सेल्यूलेज किस पे एक्ट करेगा, सिर्फ सेलुलोज पे करेगा। किस पे? सेलुलोज पे। बिल्कुल वैसे ही माल्टेज किस पे एक्ट करेगा बच्चों, बिल्कुल माल्टोज पे ही करेगा, ठीक है। उसके अलावा किसी पे काम करेगा नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं करेगा बच्चों। ये बातें आपने याद रख लेनी है। और मैं बच्चों के ना नोट्स मुझे बच्चे सेंड करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ना सजा के लिखे होते हैं, मैं उसको मना नहीं करता, मैं खुद इंडोर्स करता हूँ ऐसी चीज़ को, लेकिन बच्चों अपना टाइम आप लोगों ने ज़्यादा जो है ना वो पढ़ने में करना है, ठीक है। अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग नोट सजा के बनाएं, क्योंकि हमने पोजीशन लानी है, हमें नंबर नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से पोजीशन चाहिए। हम लोगों ने पोजीशन निकालनी है, और पोजीशन ऐसे नहीं निकलनी, मैं अगर आप 1% मेहनत करेंगे ना तो मैं 10% करूँगा तो जाके कुछ होगा। आप लोग भी करें, अगर आप 100% करेंगे तो मैं 1000 करने को तैयार हूँ। मेहनत करो बच्चों बस। अच्छा, ये जो एक्टिव साइट होती है ना इन एंजाइम्स की, जो नॉन रेगुलेटरी होते हैं, वो एक टेम्पलेट के तौर पे काम करती है। टेम्पलेट क्या होता है बच्चा? सांचा। फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर देखा होगा कि ईंटें जब बनती हैं तो उन पर एक स्पेसिफिक डिज़ाइंस बने होते हैं, तो वो बेसिकली जिस सांचे में उनको डाल के बनाया गया होता है ना, वो उसके अंदर डिज़ाइन होता है वो वाला, ठीक है। तो बिल्कुल ये वैसे ही काम करता है, सांचा होता है ये। सांचा हम कह सकते हैं बर्तन। आप फॉर एग्जाम्पल जेली लें तो जब जेली गर्म होती है उसको आप ऐसे एक बॉक्स में डाल दें, ये अब उसके लिए सांचा है। जब आप उसको निकालेंगे तो उसकी शेप बिल्कुल इस बॉक्स जैसी हुई होगी, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही ये सांचे के तौर पे एक्ट करता है। ये देखें यहाँ पर ये एंजाइम है और ये फॉर एग्जाम्पल सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर ये इसमें फिट इन हो रहा है। ये किसके तौर पे काम कर रहा है? सांचे के तौर पे काम कर रहा है बच्चों। किसके तौर पे? एक टेम्पलेट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंड्यूस फिट मॉडल पे। मॉडल्स अब बच्चे पूछते हैं सर दोनों में से कौन सा ठीक है? बच्चों दोनों ठीक मॉडल्स हैं, कुछ पे एक लगता है कुछ पे दूसरा लगता है, लेकिन मॉडल्स दोनों ठीक है। इंड्यूस फिट मॉडल, अब ये दिया किसने था? दिस वाज गिवन बाय डैनियल कॉशलैंड। डैनियल कॉशलैंड ने ये दिया था, और दिया कब था उसने? It was presented in 1959. Let's change the color
ठीक है, 1959 में उसने हमें ये प्रेजेंट किया था। और अगली चीज़ है कि इसमें हम कहते हैं जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना, अमीनो एसिड्स, फिर मैंने पूरा लिख दिया हालांकि मुझे ये लिखना चाहिए था, वो एक्टिव साइट में जो मौजूद होते हैं, एक्टिव साइट में, ठीक है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेसिकली उनकी वजह से ये जो एक्टिव साइट होती है ना, एक्टिव क्या होता है, एक्टिव साइट, ये हो जाती है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। अच्छा, हम इस मॉडल के नाम को देखें ना तो इसकी एटामोलॉजी देखो, इंड्यूस किसे कहते हैं, जबरदस्ती कोई काम करवा लेना। तो बेसिकली सबस्ट्रेट एंजाइम की जो शेप है वो अपने हिसाब से जबरदस्ती क्या करवा लेता है, चेंज करवा लेता है। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम, एक सबस्ट्रेट आ रहा है जिसकी शेप कुछ यू करके है, लेकिन अब वो इसमें फिट इन नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, ये उसकी शेप को चेंज करवाएगा, ये उसमें इंड्यूस करेगा चेंज को, ठीक है, और वो यूं इसमें फिट इन हो जाएगा। समझ गए हो बच्चों, ठीक है। तो वो इंड्यूस करवा रहा है चेंज को इंड्यूस करवा के उसमें फिट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। अच्छा, ये अब कौन, इसके एक एग्जांपल आप याद रख लें, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कौन, कार्बोनिक। ये एंजाइम मैंने आपको इतनी जगह पढ़ा देना है कि जब तक चैप्टर नंबर 13 आना है ना, आपने कहना है सर इस एंजाइम को छोड़ दें, इस चैप्टर को ही छोड़ दें, हमने कर लिया, हमारा डन है ये चैप्टर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये ना दो काम करता है, पहला ये रेगुलेट करता है कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन ब्लड में, उसको भी रेगुलेट करता है। कैसे करता है, CO2 को वाटर में ऐड करता है ये, ठीक है, CO2 को वाटर में ऐड करके बना देता है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, उसमें से प्रोटॉन भी यही निकालता है। यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, यहाँ पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, और ये बना देता है H प्रोटॉन HCO3। यहाँ पर मैं आपको ना वो भी पढ़ाऊंगा, दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एक हैमबर्गर इफेक्ट होता है, फिर एक बोहर्स इफेक्ट होते हैं, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 13 में बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, आप हीमोग्लोबिन ले लें, हीमोग्लोबिन में आप ऑक्सीजन ऐड करना चाहते हैं, ये कौन करेगा, ये भी यही करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और क्या बनेगा, Hb4O2। इसको क्या पढ़ना है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में ऐड हो जाए तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा एक और बात मुझे याद आ गई, जो इंड्यूस फिट मॉडल वाले होते हैं ना, उनको हम कहते हैं रेगुलेटरी एंजाइम। जो लॉक एंड की वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। और जो रेगुलेटरी फीडबैक इनहिबिशन में कौन से काम आते हैं, ये रेगुलेटरी एंजाइम, ये फीडबैक इनहिबिशन में काम आते हैं। किसमें, फीडबैक इनहिबिशन, ये आप लोगों ने रट लेना है। अब आगे हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन मैं आपको ज़्यादा नहीं करवाऊंगा आज, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बता देता हूं, और 3 हम क्लासिफिकेशन आज पढ़ लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है, कल से मुराद नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब हम क्लासिफिकेशन पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको नहीं आती तो आपको बायो नहीं आती, मैं सीधी बात करूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में, हर टॉपिक में, हर जगह आपको इसकी जरूरत पड़नी है, ये आपको रटनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, आपको ये रटी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ना, मैं थोड़ी सी इसमें हिस्ट्री आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ कि बेसिकली हमने जो क्लासिफिकेशन है वो की कैसे। तो सबसे पहले हुआ क्या था कि हमने ना जो सबस्ट्रेट होता था ना, पहली क्लासिफिकेशन ये थी, सबस्ट्रेट के साथ ना एज लगा देते हैं, सबस्ट्रेट यार क्या है, प्लस एज लगा देते थे तो वो एंजाइम का नाम बन जाता था। फॉर एग्जांपल माल्टोज था, उसके आगे एज लगा के माल्टेज, ये हमारी पहली क्लासिफिकेशन थी। फिर हमने दूसरी क्लासिफिकेशन की, इसको कहते थे 2 वर्ड क्लासिफिकेशन। क्या, 2 वर्ड क्लासिफिकेशन, 2 वर्ड क्लासिफिकेशन। इसमें जो फर्स्ट नाम होता था ना, वो होता था एंजाइम का, फर्स्ट नेम जो होता था ये एंजाइम का होता था, नेम ऑफ एंजाइम होता था ये। एंड जो सेकंड नेम होता था ना, वो आपके पास सेकंड जो होता था, ये आपके पास बेसिकली होता था बच्चों उस रिएक्शन का। RX क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, रिएक्शन होता है, बताऊंगा नहीं मैं अब दोबारा। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम क्या है, एंजाइम का नाम, और वो करता क्या है, ऑक्सीडेशन करवाता है, उसको क्या कहेंगे फिर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। समझ आ गई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट
जो है अगली क्लासिफिकेशन, ये भी हमारी कोई इतनी अच्छा इन दोनों के ना असल में कामयाब इसलिए नहीं रही कि हमारे पास ना इतने ज़्यादा एंजाइम्स थे कि हम इनको मैनेज ही नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो फिर हमने एक क्लासिफिकेशन की जो कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन करवाई किसने है? इसकी यूनियन का नाम है इंटरनेशनल, ये आपने याद रख लेना है कि इसने कितनी बनवाई है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड molecular biology. What? molecular biology. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों कि इसमें उन्होंने बेसिस क्या बनाई, वो मतलब हम कहते हैं ना इस बेस पे हमने क्लासिफिकेशन की है। ऑन व्हाट बेसिस? ऑन बेसिस ऑफ रिएक्शन टाइप, रिएक्शन टाइप, यानी कि रिएक्शन की टाइप कौन सी है, और दूसरी जो हमने बेस बनाई थी वो क्या थी कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब ये चीज़ें क्या है, ये जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो वहां पर आपको समझ आ जाएंगी बच्चों, ठीक है। हम पेज नया ही ओपन कर लेते हैं क्योंकि नहीं स्टार्ट करने लगे क्लासिफिकेशन, तो जारी बात स्टार्ट से करें। यहाँ पर अब आपने ना टोटल कितनी उन्होंने बनाई थी क्लासेस, उन्होंने 6 क्लासेस बनाई थी। कितनी? 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम। कितनी? ये एंजाइम, ये एमसीक्यू बहुत दफ़ा आया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपने ना उनका नाम भी याद रखना है। अच्छा, वो क्या क्या है? पहली है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। दूसरे हैं आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हैं पहले, दूसरे हैं ट्रांसफीरेजेस, तीसरे हैं आपके पास हाइड्रोलेजेस, सॉरी। चौथे हैं आपके पास लाइएजेस, पांचवें हैं आपके पास लाइएजेस एंड देन आइसोमेरेजेस, देन आपके पास छठे हैं लाइगेजेस। अच्छा, अब आपने इनका सीक्वेंस भी याद करना है और इनको भी याद करना है। अब ये कोई आसान बात तो नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको आपका बता देता हूँ। अब तो निमोनिक, ये निमोनिक आपको आज ही निमोनिक जो है ना आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में भी, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो निमोनिक इसके लिए 2 हैं, एक है ऑथ लेल, आप ये याद कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। ये इससे आपको सीक्वेंस भी याद रहेगा, नेम भी याद रहेंगे। ये एक अच्छा निमोनिक है, लेकिन जिन बच्चों को ये याद नहीं रह रहा, ठीक है, सीक्वेंस भी और नेम भी, क्योंकि इनका सीक्वेंस याद रखना चाहिए, ठीक है। उसकी भी रीज़न मैं आपको आगे बता दूंगा, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे तो इसकी कोई खास वजह नहीं है क्योंकि उन्होंने इस सीक्वेंस से लिखा था और हमें उसको फॉलो करना चाहिए, इसीलिए। तो दूसरा जो मेरे पास निमोनिक है वो है ओवर द हिल। अब इसमें थोड़ा सा ये चूंकि एक फिक्र है इसलिए जल्दी याद रह जाता है। इसमें आपने ओ उठाना है, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, टी फॉर ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, आइसोमेरेजेस, लाइगेजेस, सारे याद रहेंगे, ठीक है। समझ आ गई? नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन ही की तरफ चले जाते हैं कि क्या क्या नाम है उनके। तो पहले है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, तो ये करते क्या है? इन एंजाइम का काम क्या है? ये कराते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालेस, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन कौन सा होता है? अब मैंने पूरा रिएक्शन क्यों लिखा? ये होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये ऐड या करते हैं रिमूव, किसको? प्रोटॉन को बच्चों, किसको? प्रोटॉन को ऐड या रिमूव करते हैं। आपने ये याद रख लेनी इतनी बातें, ठीक है। अब इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, आपको एग्जांपल पीछे बता के आया हूं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट थिंग इज, एक और एग्जांपल ले लें। ये मैंने चूंकि आपको करवाना है चैप्टर नंबर 11, तो मैं उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करवा रहा हूँ और मैंने आपको करवाते रहनी है ये चीज़ें बार 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 जब तक रट नहीं जाती। G3B को 13 जी BG में 13 बिस फॉस्फो। देखिए मुझे इतनी देर हो गई लिखते हुए, लेकिन फिर मुझे भी कई दफ़ा भूल जाता, तो ये आप लोगों को प्रैक्टिस से याद होनी है चीज़ें, तो इसलिए रटनी है। 13 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, या इसको हम कहते हैं 13 बिस फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये मतलब और भी कई नाम है इनके, लेकिन हम यही चलेंगे, ठीक है, 13 बिस फॉस्फोग्लिसरेट लेकर। तो मैं और नाम आपको नहीं बताऊंगा। G3B है, तो अभी हमने इसके लिए जो एंजाइम यूज़ करना है वो है ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट हाइड्रोजीनेज। क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। समझ गए हैं बच्चे आप? ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। अब यहाँ से ये डीहाइड्रोजिनेज बता रहा है आपको किसका काम किसके से रिलेटेड है, हाइड्रोजन से, और जो भी हाइड्रोजन से रिलेटेड होंगे वो कौन से होंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस होंगे। आपने ये बात याद रख लेनी, रट लेनी है, ठीक है। अब अगली जो क्लासिफिकेशन है हम उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे अगले का नाम क्या था। मैंने आप लोगों को बोला है आप लोगों ने कैसे याद करना है, अगले का नाम बताएं, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है बच्चों। क्या? हाँ बिल्कुल, ट्रांसफीरेजेस बच्चों। कौन से? ट्रांसफीरेजेस। जैसा कि इनका नाम शो कर रहा है, ये क्या करेंगे, ये ट्रांसफर करेंगे, किसी चीज को ट्रांसफर करेंगे ना। उस चीज का नाम क्या होगा, जल्दी बताएं, सोचें 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 सोचें, पढ़ा हुआ है आपने। ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, लेकिन आपको पता होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। आप सेकेंड ईयर कर चुके हैं, आप फर्स्ट ईयर भी कर चुके हैं, उसमें भी आपको पढ़ाई जाती हैं ये चीज़ें। तो फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर कौन करते हैं? ट्रांसफीरेजेस करते हैं मेरे बच्चों। कौन करते हैं? ट्रांसफीरेजेस ट्रांसफर करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन इधर एक चीज है एक्सेप्शन, अदर देन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी फंक्शन ग्रुप है उनको ट्रांसफर कौन करते हैं? ट्रांसफीरेजेस। अब हाइड्रोजन को क्यों नहीं करते? क्या उनको, क्या मसला क्या है हाइड्रोजन के साथ? कोई उनकी जंग है, कोई लड़ाई है उनकी, कोई उन्हें प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। असल में ऑक्सीडो रिडक्टेजेस वो काम करते हैं। हमने वो सारे किस्में डाल दिए थे पिछले में ऑक्सीडो रिडक्टेजेस में, इस वजह से हम उसको इधर नहीं पढ़ रहे। इधर हम क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ जो हाइड्रोजन के अलावा फंक्शन ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। इसकी आप एग्जाम्पल देख लें। ये एग्जाम्पल मैं पीछे लिख के आ चुका हूँ, ठीक है, दोबारा लिखूंगा ताकि आपको रट जाएं। ये असल में ग्लाइकोलाइसिस का एक रिएक्शन है, ठीक है। ATP गोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। याद रहेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन करता है? आपको बताया है मैंने, हेक्सोकाइनेज। अब सब बच्चे नीचे कमेंट डाउन करें कि यहां पर एक एक्टिवेटर आएगा, वो कौन सा होगा, मैं आपको बता के आया हूं, ठीक है। और आज की लास्ट क्लासिफिकेशन बच्चों, उसके बाद बस करेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। नेक्स्ट हम जो है अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे जो जो चीज़ें रह गई हैं। हाइड्रोलेजेस। कौन सी? हाइड्रोलेजेस। अब हाइड्रोलेजेस क्या करते हैं? इनका काम है हाइड्रोलाइसिस करवाना, हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? ये जब हम बायोमोलेक्यूल पढ़ेंगे ना, वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे से हाइड्रोलाइसिस और कंडेंसेशन समझाऊंगा। अभी आप ये समझें कि एक लार्ज मॉलिक्यूल है। क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्मॉल मॉलिक्यूल से में, किसके जरिए? पानी के जरिए प्लस एंजाइम के जरिए। तो इसको हम क्या कहते हैं? बेसिकली ये हाइड्रोलाइसिस हुई है, क्योंकि पानी ने किसी, हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस मतलब टूटना, तो पानी ने किसी चीज को तोड़ा है और छोटे मॉलिक्यूल बनाए, तो इसलिए हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस। एटमोलॉजी भी समझा दी मैंने आपको। अब जितने भी डाइजेशन में एंजाइम यूज होते हैं ना, मैं आपको पहले भी बताया कि उधर एक्वस मीडियम होता है। एक्वस मीडियम में हम चीज़ों को तोड़ते हैं। एक्वस मीडियम क्यों चाहिए होता है? वो हाइड्रोलाइसिस के लिए चाहिए होता है, मैं आपको बताया है पहले, ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है। वो डाइजेशन एंजाइम सारे यही हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन, पेप्सिन, या पढ़ के आ चुके हैं बच्चों, बताने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। उसके अलावा एमाइलेज, ठीक है। उसके अलावा माल्टेज, उसके अलावा रेनिन। अच्छा, रेनिन में आप लोगों ने याद रखना है, ये जो रेनिन है ये प्रोटीन है, REN आयन आ गया तो ये और काम करेगा, ये याद रखना है। ये डबल एन वाला और काम करेगा, इसको आपने इसके साथ मिक्स नहीं करना। जो एंजाइम है वो सिंगल एन वाला रेनिन है, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे टॉपिक कौन कौन से रह गए हैं बच्चों, हमारे फैक्टर्स रह गए हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक इफेक्ट्स रह गए हैं, उसके अलावा वेनमस इफेक्ट्स रह गए हैं, वेनम्स रह गए हैं, और इधर से हमारी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन रह गई है। तो इंशाल्लाह वो हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और बच्चों याद रखिएगा, तालीम या इल्म हासिल करना हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। न सिर्फ दीनी तालीम बल्कि कुरान की तालीम भी ज़रूरी है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि कुरान मजीद को भी पढ़ा करें, दिन में नमाज भी पढ़ें। अल्लाह ताला आपके हामी व नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करें, ठीक है, शाद रखें, आबाद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, लेट्स क्रैक इट। अल्लाह हाफ़िज़।